सिंपल। आप एक आदमी को डायरेक्ट, जैसे आपने 2 ज्वाइनिंग कराई तो 2 व्यक्ति जो है उनके लिए आप क्या हो गए? लीडर। अब 2 व्यक्तियों ने 2 ज्वाइनिंग कराई तो उनका लीडर 2 लीडर हो गए। कौन से लीडर हो गए? 2। पहला लीडर हो गया जिसने ज्वाइन कराया, दूसरा लीडर जिसने हमारी अप्लाई को ज्वाइन कराया, लीडर हो गए। इस तरह कैजुअल लाइन ऑफ स्पॉन्सर बनती रहती है, यानी आपके ऊपर जिन भी लोगों ने जिसको भी ज्वाइन कराया वो सब सीनियर कहलाते हैं, वो टीम को लीड करते हैं, इसलिए लीडर कहलाते हैं। ठीक है जी। और जब ये इनिशियल में कुछ गलतियां होती हैं, नेचुरल कुछ गलतियां होती हैं जिसे एक नया लीडर कभी समझ नहीं पाता और वो उसकी पतन का कारण बन जाता है, वो खत्म हो जाता है और हमें खुद को भी ये एहसास नहीं होता, अंदाज नहीं होता कि हम गलती कर रहे हैं। एक साइलेंट किलर की तरह वो हमारे जीवन में घुसता है और कब अंदर से हमें खोखला कर देता है, हमें खुद को ही पता नहीं चलता। तो ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमारे जीवन में आती है, वही मेरा टॉपिक है, लीडर के पतन के कारण। आर यू एक्साइटेड? यस। क्योंकि अब आपकी कॉलम पट्टी खुलने वाली है। चाहे आप कितने भी बड़े अपने आप को लीडर मान के बैठे हुए हैं, लेकिन अब आपको क्लियर कट पता चलेगा कि यार ये तो गलती मैं कर रहा था। एक स्टेज पर आने के बाद ये गलती होती है। पहले साल की गलतियां अलग होती है, दूसरे साल की गलतियां अलग होती है, लीडर के 5वें साल की गलतियां होती है, लीडर के पर्ल बनने के बाद की गलतियां अलग होती है, एमराल्ड बनने के बाद की गलतियां अलग होती है, रूबी बनने के बाद गलती होती है, स्टार रूबी, सफायर, स्टार सफायर, डायमंड जाने तक की गलतियां होती हैं। और ये सारी चीजें मैंने बहुत नजदीके से अपनी टीमों में होते हुए देखा है और वो आज मैं आपके सामने 1 बाय 1 नोट करा रहा हूं। आप तैयार हो जाइए, अब लिखना है सबको, क्योंकि पहले मैंने लीडर के गुणों के बारे में बात की थी, अब मैं बात कर रहा हूं गलतियों के बारे में और उसके बाद मैं बात करूंगा कि 7 ऐसे कौन से काम अगर आप वो करेंगे और सक्सेस नहीं हुए तो मैं 500 रुपए के स्टाम्प पर साइन करके जाऊंगा कि आपकी गारंटी लेता हूं टेक्निकल है ना। ये 7 काम आपको कंटिन्यू करना। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं पतन का। एक होती है विजिबल नेगेटिविटी, एक होता है इंटरनल नेगेटिविटी। विजिबल तो क्योंकि हम लोगों के बीच में जाते हैं, डाउनलाइन के बीच में जाते हैं, तो डाउनलाइन के सामने तो हम कभी नेगेटिव बात नहीं करते हैं क्योंकि इतना तो ज्ञान हमें है, इसलिए विजिबल नहीं है, दिखता नहीं है कि कोई नेगेटिव हो रहा है। लेकिन इंटरनल नेगेटिविटी आती है एक लीडर के अंदर जब वो किसी चीज से प्रभावित होने लगता है। जैसे आरसीएम में प्लान के अंदर कुछ चेंज होते रहते हैं, अभी 2 साल पहले चेंज हुए, तेज गति से बिजनेस बढ़ रहा है। अभी इंडिया में सबसे तेज रफ्तार से कंसिस्टेंसी के आंकड़े आरसीएम के, आपको मैं ताली बजाने जैसे आंकड़े बता रहा हूं। आरसीएम जो है इंडियन कंपनी में नंबर 1 कंपनी बन चुकी है। एक ही कंपनी है आरसीएम के ऊपर, हर्बल लाइफ, उससे ऊपर आरसीएम के ऊपर कोई भी नहीं है। हर्बल लाइफ भी क्योंकि उनके प्रोडक्ट इतने ज़्यादा महंगे हैं कि उनका टर्नओवर थोड़ा ज़्यादा है, हम नंबर 2 पर हैं और इंडियन कंपनी में नंबर 1 है आरसीएम। थोड़े प्लान में बदलाव हुए और बदलाव होने के बाद इतना सटीक काम हो गया कि एक एक चीज को इतना साइंटिफिक देखा गया कि आज की तारीख में मेरी नजर में जो खूब गलतियां निकाल सकता है, एक भी माइनस पॉइंट पूरे प्लान के अंदर नहीं। लेकिन पहले हम कुछ काम करते आए, उसके आधार पर हमारे कुछ रिजल्ट आए, उससे हमारा कुछ इतिहास बना है। इतिहास बनने के बाद अब वो हम नहीं बोल पा रहे हैं, अब नहीं बोल पा रहे हैं तो हमें क्या लगने लगा, प्लान ही करते हैं। अब ये इंटरनल नेगेटिविटी, ये बाहर से कुछ नहीं दिखता। बाहर से तो हम बोलते हैं जय आरसीएम, इस बार डायमंड बन के रहेंगे, ऐसा करेंगे। लीडर को सारी बीमारियां इंटरनल लगने वाली है, एक्सटर्नल कोई भी बीमारी लीडर को नहीं लगेगी, क्योंकि लीडर इतना कैपेबल होता है कि वो टीम में जाकर तो कभी भी नेगेटिव बात नहीं करेगा। तो कॉमन सेंस की बात, अपनी टीम को कौन बर्बाद करेगा? कोई बर्बाद नहीं करता। वो टीम में नेगेटिव नहीं करेगा, लेकिन अंदर से नेगेटिव होगा।
और अंदर से कन्विंस है। और जब अंदर से हम कन्विंस होते हैं और उसको सही करने की कोशिश नहीं करते, तो फिर वो दीमक की तरह हमारे शरीर को कुतरना चालू करता है। फिर एक समय जब स्पेस बनता है, उस समय कोई नई कंपनी वाला आदमी आता है, तो वैक्यूम तो बना हुआ, स्पेस तो बना हुआ, इंटरनेट से तो हम नेगेटिव हैं, और तुरंत हमारे डीजल होना चालू हो जाता है। तो इस नेगेटिविटी का इलाज क्या है? इस नेगेटिविटी का इलाज है काउंसल विद सीनियर अपलाइन। आपकी जो सबसे सीनियर अपलाइन है, उनके पास आप जाइए टाइम लेकर, और आप ये मत सोचिए कि अपलाइन क्या कहेगी, यार ये कितना नेगेटिव बंदा है। अरे अपलाइन को तो नेगेटिव सुनने की आदत होती है, अपलाइन को तुम नेगेटिव नहीं कर पाओगे। नेगेटिव का डाउनलाइन को किया जा सकता है, अपलाइन कभी नेगेटिव तुम्हारे से होगी क्या? उनके पास तो बहुत बड़ी टीम है, उसके पास तो रोज ही इस तरह के आदमी आते हैं, वो नहीं होगा। इसलिए तुरंत काउंसलिंग करो, और काउंसलिंग करके इस प्रॉब्लम का निजात पाओ, क्योंकि ये नेगेटिविटी अंदर से खत्म कर देगी। भाई दो चीजें हैं, या तो कन्विंस हो जाओ या कन्विंस कर लो। या तो अपलाइन को कन्विंस कर लो कि प्लान खराब है, या फिर तैयार रहो खुद कन्विंस के। और अगर ये दो चीजें अगर आपने समझ ली, तो ये इंटरनल नेगेटिविटी नहीं आएगी। ये नेगेटिविटी किसके लिए? कंपनी के सबसे पहले। किस कोई एक प्रोडक्ट है, उस एक प्रोडक्ट को लेकर आपको खुद शिकायत है, और आप अंदर से तो मान रहे हैं कि प्रोडक्ट ठीक नहीं है, लेकिन बाहर स्टेज पे जाके बोल रहे हैं आरसीएम का प्रोडक्ट नंबर 1 है। अब अंदर से नेगेटिव है, ये बाहर से नजर नहीं आ रहा, ये दुनिया का कोई डॉक्टर पता ही नहीं लगा सकता। तो ये प्रॉब्लम आपको बार बार अपनी अपलाइन सीनियर अपलाइन काउंसलिंग के साथ करके इस प्रॉब्लम को खत्म करना है, कंपनी के प्रति नेगेटिव। आप सारे लोग मिलकर, हेलो, आप सारे लोग मिलकर आरसीएम की एक एक कमियां बताओ। अभी मैं आपको 15 मिनट बाद बोलूंगा, लिखना, एक ही लिखनी, सबसे सॉलिड वाली लिखनी, ठीक है? आरसीएम की एक कमी लिखनी, सॉलिड वाली। मुझे की बात है, आप यहां सारे आदमी जितनी कमियां लिखोगे ना, उसके बाद 2-4 और लिख, 250 आदमी एग्जाम पर था, 250 कमियां आप लिख दोगे, सब एक एक लिखेंगे, तो आप 250 लिखेंगे उसके, क्योंकि आपसे ज्यादा कमियां मुझे पता, आपसे ज्यादा कमियां मुझे पता। लेकिन मैं इन सारी कमियों के पीछे एक ही चीज सोचता हूं, अच्छा क्या? तो पता चला कि हमारे से अच्छा तो कोई है ही। हम गलती क्या कर रहे हैं? कमियों पर हाईलाइटेड कर रहे हैं। मेरी बीवी मुस्कुराकर बात नहीं करती, आप टेंशन है भारी, लेकिन आप ये नहीं सोच रहे कि मेरी बीवी रोज सुबह 4 बजे उठ जाती, अपने बच्चों को स्कूल भेजने से लगाकर नाश्ते तक, और मेरे ऑफिस पे जाने से पहले नाश्ते और लंच का इंतजाम करते थे। परिवार में छोटी छोटी जिम्मेदारी, किसी भी बीमारी, किसी से बीमारी से लड़ने की बात, समाज की बात, सारी जिम्मेदारी वो खुद निभा लेती। मेरे पिताजी जो पूरी तरह से टेंशन में रहते हैं, ज्यादा बोलते हैं, उनको भी उसने हैंडल कर लिया। पूरे घर के लड़ाई झगड़े सबसे मेरे को दूर रखा हुआ। जब आप इन चीजों का हाईलाइटेड होते हैं ना, तो ये कमी की वजह से आप इतने प्रॉब्लम, क्योंकि इंसान का नेचर है, जहां पर भी उसे कमी दिखती है वो उसी पर हाईलाइटेड होता है। क्या अच्छाई है उससे हाईलाइटेड नहीं होती। और सामने वाला सिर्फ वैक्यूम देखता है कि आप किस चीज पे भड़के हुए हैं, और सामने वाला अगर दिमागदार है तो उसी चीज पर फटाका फोड़ेगा और आपको उसी समय इससे गायब कर देगा। तो एक भी कमी अगर आपको लगती है, खुलकर अपनी, याद रखना, कभी डाउनलाइन साथ में हो तो नहीं बोलनी। जैसे आप और आपकी डाउनलाइन दोनों अपलाइन के पास गए, ये बहुत गलत हो जाएगा काम। जब भी नेगेटिव बोलना है
तो ये याद रखो कि अपलाइन अकेले होने चाहिए। बोलो, जब भी नेगेटिव बोलना है तो क्या याद रखना? अकेले होने चाहिए। लेकिन जब भी पॉजिटिव बोलना है, याद रखिए अकेले में कभी नहीं बोलना। पॉजिटिव बोलना है तो 2-4 आदमी को इकट्ठा करना है, ढोल बजाकर बात करनी है। और नेगेटिव बोलना है तो कोने में जाकर अपलाइन को एकदम साइड में ले जाकर बात करना। अगर आपने ऐसा काम करना चालू किया, एक-एक प्रॉब्लम को निकालना चालू किया, तो आपको अच्छाइयां पता चलेगी। आज की तारीख में इस पूरे प्लान के स्ट्रक्चर को आप देखोगे, दिमाग खराब हो जाएगा, इतना साइंटिफिक। और किसी कंपनी के पास नहीं है, हर कंपनी में बैलेंस बिगड़ा हुआ है। एक जगह क्या बैलेंस बना हुआ है कि ऊपर वाले लोगों को बड़ी बड़ी इनकम आती है और नीचे वाले का झंडा लेके घूमते रहते हैं। हमारा लीडर ऐसा, करोड़ रुपए आते हैं, मर्सिडीज कार है, और किसी को आती नहीं, बस वो एक को ही आती है, सबका झंडा लेकर उसी का प्लान बताते रहते हैं। जिसको भी देखो वो कार आती है, BMW। कितने के आई? बस एक के आई, कोई आदमी XYZ उसको। हमारे इस पूरे सिस्टम में आप पूरे प्लान को ढंग से देखेंगे तो पहले क्या होता था, काम कोई और करता था, पैसा कहीं जाता था, और जिसको जाता था उसको भी पता नहीं चलता था कि मेरे पास पैसा है। 10% पैसा इनिशियल, आरसीएम का 10% पैसा जिनको जाता था उनको भी पता नहीं था कि मेरे पास पैसा है। और वो 10% की अमाउंट कितनी थी? 25 करोड़ रुपए पर मंथ। 25 करोड़ रुपए किनको जा रहा था पता? एक आदमी ने आरसीएम ज्वाइन किया, 100 रुपए का माल लिया, उसको 10 रुपए चले। वो 10 रुपए की वजह से आरसीएम का था, या किसी को 10 रुपए आया उसके बाद वो लीडर बन गया। ऐसा कुछ होता ही नहीं। और ऐसे 10 रुपए, 20 रुपए, 12 रुपए, 16 रुपए, 18 रुपए, 22 रुपए, ऐसे कितने 25 करोड़। आरसीएम के प्लान में 3 कैटेगरी को अलग अलग किया गया। पहली कैटेगरी जो परचेजर है, दूसरी कैटेगरी जो सेलर है, तीसरी कैटेगरी जो लीडर है। इन तीनों को अलग अलग तरह की इनकम जानी चाहिए। मेहनत करे लीडर, 10 रुपए चला जाए किसी और को, और 10-10 करके हजारों रुपए बढ़ जाए, और भाग रहा है तेल आपका ज्यादा कर। ये क्या प्लान? परचेजर को क्लियर किया गया, भाई तू परचेजर ही है ना? कहा हाँ परचेजर ही। और भाई 100% माल खरीदेगा? हाँ खरीदूंगा। ठीक है भाई, तू छठे महीने फ्री ले लेना। पहले मिलता था 10, अब मिलता है 16.66%। प्लान को ढंग से समझोगे तो समझ में आएगी पूरी बात, क्योंकि वो केवल यूजर के लिए है। जो सेलर है उनके लिए 5,000 का तो फ्री, उसके बाद 10,000 और 25,000 पर अलग से इंसेंटिव है, और जो टोटल मिला हो तो पहले से ज्यादा। और जो लीडर है उनको बोला गया कि जो कमीशन आता है वो तो ठीक है, उसके बाद हम आपको अलग से लीडरशिप के बोनस देंगे, जिससे हम कौन सा बोनस कहते हैं? ग्रोथ बोनस। जो क्या, किस तरह का बोनस, क्या कहते हैं उसको? पॉइंट वैल्यू से जो बोनस मिलता है। अब क्या हुआ, दौड़े आप तो हर लीडर की इनकम एज इट इज स्थिति में ही बढ़ गई। और कितना साइंटिफिक हुआ, जो परचेज कर रहा है वो भी फायदे में, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ परचेज करनी पड़ेगी। और जो कंसिस्टेंसी के साथ परचेज नहीं कर रहा वो अब तुम्हारे लिए कोई लाभदायक है क्या? नहीं, तुम्हारे लिए वैसे भी लाभदायक नहीं। और जो कंसिस्टेंसी के साथ सीरियसली काम कर रहा हो उसको तो सीधा छठे महीने फ्री प्रोडक्ट। अब ये बात जब तक हमें समझ में नहीं आएगी, ये दुनिया पागल नहीं है। 1 साल तक तो आरसीएम के लोगों को समझने में लग गया आरसीएम का प्लान। 1 साल तो खुद ही उचित घूम रहे थे इधर से उधर, और जब 1 साल बाद जब पहले साल का बोनस आया तब जाके लोगों को समझ में आया कि ये मेरा दिमाग खराब था, मैं क्या समझ रहा था। उसके बाद जब बिजनेस बढ़ना चालू हुआ, उस दिन से अब तक एक भी ऐसा महीना नहीं है, मार्च और सितंबर को छोड़ दीजिए, एक भी ऐसा महीना नहीं है जब आरसीएम का बिजनेस नहीं बढ़ा। ये घरों की बात नहीं है आपकी। तो जब तक हमें पता नहीं किसी चीज का, तब तक हम उल्टे पुल्टे कंपनी के प्रति नेगेटिविटी, इसके प्रति नेगेटिविटी, मन में कुछ भी आ रहा, आप बोल ही नहीं रहे, आपके मन में कुछ आ गया, आप नेगेटिव होते जा रहे। ये अंदर से एक वायरस है जो पूरी दीमक की तरह तुम्हारे शरीर को ही खा जाएगा, तुम्हें पता नहीं चलेगा, और एक आदमी कब वो गायब हो जाएगा सिस्टम से। अपना ही
मैं काम करता हूं, इनकम तो सारी अपलाइन को। दिमाग में आ गया ये दुनिया मेरी वजह से चल रही है। मैं काम करता हूं तो इनकम अपलाइन को जाती है। साला मैं काम ही नहीं करूंगा तो इनकम ही नहीं जाएगी। मैं काम ही नहीं करूंगा तो अपलाइन के लिए तो 10 डाउनलाइन है, 10 में से 9 काम नहीं करेगी तो भी इनकम आएगी। और आप काम नहीं करोगे तो जीत हो जाए। अपलाइन का रोल क्या है 90% लोग अभी तक समझ नहीं आता। वो सोचते हैं अपलाइन का मतलब पैसा खर्च करना होता है। अपलाइन का मतलब मेरी जब जो रेजिडेंशियल ट्रेनिंग होती है, कभी हिल स्टेशन का प्रोग्राम होगा तो अपन बात करेंगे, उसके अंदर तो हम प्रैक्टिकल डेमो करके बताते हैं एक एक चीज का। जो नेगेटिविटी होती है अपलाइन के प्रति वो तब आती है जब हम आशाएं रखते हैं कि अपलाइन का एक रोल है। अपलाइन का एक ही रोल है कि वो पैदा कर दिया है। उसके बाद जितनी भी चीजें हैं वो तुम्हारे साइड में से आ रही है। जैसे आपकी अपलाइन ने आपको ज्वाइन करा दिया, समझा दिया कैसे कैसे प्लान है, आपने काम करना चालू किया। फिर आप एक सेमिनार में गए, वहां पर आपसे एक आदमी की दोस्ती हुई, उसने आपको प्रश्न पूछा, तेरी एक लाइन अपलाइन चलाना है क्या? अब वायरस चल रहा है, एक लाइन अपलाइन चला रहा है क्या? वो क्या एक लाइन अपलाइन चलाता है क्या? हाँ हमारी चला रहा है। अब वो अपलाइन के पास जाता है और अपलाइन के पास जाने के बाद वो कहता है सर सबकी अपलाइन एक लेख चलाती है, जबकि उसकी अपलाइन इतनी केपेबल है कि उसके 10 आदमी हो तो 10 की लेख खोल दे। लेकिन उस अपलाइन को गलत तरह से ट्रीट किया जाता है और फिर वो धीरे 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 वायरस का रूप लेती है और फिर एक दिन डिसीजन लेता है कि वो क्यों तो बना ही रहता, आदमी धीरे धीरे छेड़ता ही रहता। फिर वो आदमी एक दिन कहता है भाई साहब अगर आप मेरी तरफ ज्वाइनिंग कर लो तो एक लेग आपकी 350 की 3 महीने में। और वो आदमी कब गायब होता है? अब थोड़ा सोचो, वो लोग की वजह से गया है तो उसकी टीम में कोई आदमी आएगा कैसे? वो भी लोग की वजह से आएगा। और एक गड़बड़ पे इतनी गड़बड़ें हो जाएगी कि आप सोच नहीं सकते। मेरी लेग है, मेरे अपने लेग का उत्तरदायी हूं। हाँ अपलाइन अगर 2 लेग पे काम कर रहा है, नीचे कोई आदमी डाल दे अच्छी बात है, हेल्प मिल जाए तो अच्छी बात है, हम संभाल लेंगे तो अच्छी बात है। लेकिन अपलाइन का ये कोई रोल नहीं है कि आपकी लेग चला दे। मैंने तो किसी की लेग नहीं चलाई। एक आदमी बता दो पूरे हिंदुस्तान में जिसके कहा कि मैंने लेग चलाई। मैं अपना काम करता जा रहा हूं, मेरे पास जो जितनी भी लेग है उसमें मैं जो आदमी आता डाल देता हूं, काम करता हूं। लेकिन मैंने आज तक किसी से कमिटमेंट नहीं किया तेरी एक लेग इतनी की चला दूंगा। मेरी टीम में कौन कौन? विजेंद्र सिंह राठौर डायमंड। मेरी टीम में कौन है? सुरेंद्र वंश डायमंड। मेरी टीम में जितने भी तुम डायमंड का नाम जानते हो सब मेरी टीम। एक को बता दो किसी की लेग चला दो, इसलिए वो इतने बड़े लीडर है भाई साहब। अगर लेग चला दी होती तो वो एमराल्ड स्टार एमराल्ड रूबी स्टार रूबी तक टिके रहे। वो इंडिपेंडेंट है। आज वह साल की 6 लेग है, मेरी खुद की 5 लेग है। मैंने आज तक नहीं चलाई किसी की, क्योंकि पहले ही छाट लेते हैं। कोई लेग की बात करता, मैंने कहा भाई साहब गलत जगह आ गए। लेग वाले आदमी आपको मार्केट में मिलेंगे, हम तो आपको कामयाबी वाले आदमी हैं। आपका पीछा तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक तुम कामयाब नहीं हो जाओगे। और इस गारंटी पे आए हुए लोग हैं, इसलिए मजबूत। नेगेटिविटी इन डाउनलाइन। मेरी डाउनलाइन मेरी बात नहीं मानती, मेरी डाउनलाइन गड़बड़ है, सबकी डाउनलाइन अच्छी है। अरे डाउनलाइन सब एक जैसी होती है। हर डाउनलाइन चाहती है कि साला कम काम किए ज्यादा इनकम आ जाए। इसकी थोड़ी गलती है, बच्चे हैं ना यार। बच्चे को आप चॉकलेट दोगे तो चॉकलेट के बाद जाएगा कि नहीं जाएगा बच्चा? मेरी डाउनलाइन गड़बड़ ऐसी नहीं होती। मेरी डाउनलाइन को ठीक किया जा सकता है काउंसलिंग के साथ। और क्रॉस लाइन, ये क्रॉस लाइन दुनिया का सबसे बड़ा वायरस। आज की तारीख में डायरेक्ट सेलिंग में जितनी भी बीमारियां आती है उसमें 99% कारण क्रॉस लाइन। इस क्रॉस लाइन की रिलेशनशिप को समझना बहुत जरूरी है।
अगर इस क्रॉस लाइन की रिलेशनशिप को नहीं समझे, ये क्रॉस लाइन की रिलेशनशिप आपका जीवन का और बिजनेस का, लीडरशिप का पतन करता है। क्यों ध्यान रखना है? क्योंकि आरसीएम डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद आपका पहला प्रोडक्ट ही क्रॉस लाइन होता है। जैसे आप ज्वाइन हो गए, आपने दो लोगों को ज्वाइन कराया, ए और बी, ये दोनों आपस में क्या है? क्रॉस। फिर बी ने दो लोगों को ज्वाइन कराया, सी और डी, ये दोनों आपस में क्या है? क्रॉस। यानी आरसीएम का पहला प्रोडक्ट ही क्रॉस लाइन। और इस क्रॉस लाइन की रिलेशनशिप को नहीं समझा तो आदमी अनडिसिप्लिन होकर कब बर्बादी की तरफ चले जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। घंटों घंटों तक क्रॉस लेग से फोन पर बात करना, जो न अपलाइन है न डाउनलाइन, लेकिन रिलेशनशिप इतनी अच्छी है कि प्यार ही केवल वहीं उमड़ रहा है, क्रॉस लाइन पर। क्रॉस लाइन पे घर पे बैठे हुए पार्टी कर रहे हैं 4-4 घंटे। क्रॉस लाइन के घर में शादी है तो 3 दिन आप शादी में हैं। कि कौन सी बीमारी आप पाल रहे हो तो आपको पता नहीं। क्रॉस लाइन को अगर सही तरीके से शुरुआत में डिसिप्लिन में नहीं लाए तो फिर ये इतना मामला बिगड़ेगा कि 99% बीमारियां चालू ही क्रॉस लेग की वजह से। क्योंकि जब क्रॉस लेग दोनों आपस में बैठती है तो दोनों को पता होता है इसके बिजनेस से मेरा नुकसान नहीं, मेरे बिजनेस से इसका नुकसान नहीं। और जब हमें पता है कि दोनों को एक दूसरे से नुकसान नहीं है तो हम क्या प्रेम की बातें करेंगे? हम बुराई की बात ही करें। मेरी अपलाइन बहुत खराब, तो भाई साहब मेरी अपलाइन तो महा खराब। अरे तेरी अपलाइन क्या महा खराब, मेरी सुपर महा खराब। दोनों कंपटीशन में उतर गए। क्योंकि दोनों को पता है कि एक दूसरे के बिजनेस से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अल्टीमेट ये दोनों खराब कर रहे हैं, इससे नुकसान उनके दोनों की अपलाइन का होगा। अब ये आप करें तो आपकी अपलाइन का है और आपकी डाउनलाइन करे तो आपका है। क्रॉस लेग दूर के रिश्ते का सगा भाई होता है। क्या बोला? दूर के रिश्ते का सगा भाई। क्रॉस लेग दूर के रिश्ते का सगा भाई होता है। बोलिए, क्रॉस लेग दूर के रिश्ते का सगा भाई। आइए ऊपर आइए, आइए ताली बजाओ इनके लिए। क्या नाम है आपका? दिलीप कुमार। दिलीप कुमार। दिलीप कुमार और मैं दोनों सीतामढ़ी के लीडर हैं और दोनों क्रॉस लेग हैं। उनकी अपलाइन भी ग्रेट है, मेरी अपलाइन भी ग्रेट है, लेकिन हम दोनों मिले तो दोस्ती हो गई। और दोस्ती होने के बाद दोस्ती इतनी करवा चढ़ी कि हमने अपलाइनों को साइड में कर दिया। अब मेरी मीटिंग लेनी होती तो मैं इनकी मीटिंग में जाता हूँ, ये मीटिंग में जाते हैं, और फिर हम दोनों दुख दर्द की बातें भी साथ साथ करते हैं। इनके घर में कोई प्रोग्राम है तो मैं बैठता हूँ, मेरे घर में प्रोग्राम है तो ये आते हैं। दोनों अपलाइनों की 12 बजा दी और हम दोनों ही आपस में ज्वाइंट हो गए। ऐसा करके हम अपने बिजनेस को बढ़ाना चाह रहे हैं, तो ये फिर आपकी गलत है। क्रॉस लाइन दूर के रिश्ते का सगा भाई। ये सगा भाई तो है लेकिन केवल दिखाने के लिए, उसके आगे कोई रिलेशनशिप। इनको मेरा फोन गया और मैं इनसे सेमिनार की जानकारी ले रहा हूं। अरे कितनी गलत बात है मेरे भाई, तेरी अपलाइन की बजाय तू इससे जानकारी ले रहा है। हाँ, इस सिस्टम के अगर लीडर हैं, यूईएस के अगर सिटी होस्ट, लोकल होस्ट है तो बात समझ में आती है, लेकिन कुछ भी नहीं है और आप इनसे जानकारी ले। थोड़ा सोचो कि जिस दिन तुम्हारी डाउनलाइन ने ऐसा काम कर दिया तुम्हारे साथ, तो तुम्हारे साथ क्या होगा? तो क्रॉस के रिश्ते का सगा भाई क्या हो गया, दूर के रिश्ते का। ये कितनी भी अच्छी रिलेशनशिप हो, लेकिन सेमिनार तक, पब्लिक प्लेस तक घूमिए। जैसे हम सेमिनार में मिले तो कैसे मिलेंगे? अरे सर क्या हालचाल आपके, सर बहुत मजा आ गया सर आपको मिलके। इस तरह से मिलना है कि सामने वाले देखने पर हो जाएगा क्या प्यार है। लेकिन ये हो गया सेमिनार में, लेकिन मार्केट में अगर ये मिल जाए तो क्या होता है? मार्केट में ये मिल जाए तो देखना भी नहीं कौन है, हमें क्या लेना देना। और ये डिसिप्लिन जब तक आप मेंटेन नहीं करेंगे तब तक आपकी डाउनलाइन मेंटेन नहीं करेंगे। ये आपसे शुरुआत करनी पड़ेगी। कितनी भी अच्छी रिलेशनशिप
रिलेशनशिप है, डाउनलाइन तो नहीं है ना तुम्हारी, अपलाइन तो नहीं है ना तुम्हारी, तो तुम्हारी बात नहीं हो सकती। वत्स साहब और मेरे को आपने हमेशा साथ देखा होगा, लेकिन कभी आपने साथ देखा पीके सिंह के साथ? मुझे नहीं। कभी आपने देखा कि जेके जैन के साथ में बैठा हुआ हूं? नहीं। मेरी अपलाइन नहीं है, कोर लीडर है, दोस्त है, हम सामने मिलते हैं तो ऐसे मिलते हैं जैसे हम दुनिया के सबसे अच्छे दोस्त हैं, लेकिन उसके बाद मेरा कॉल भी नहीं गया कभी। हाँ, मैं पद पे हूँ, प्रेसिडेंट की भूमिका में यूएस में हूँ और किसी काम के लिए कॉल करना है तो मेरी मर्यादा मुझे पता है कि मुझे कहां तक इससे बात करना। और भगवान कसम आपने ये मामला नहीं अपनाया ना तो ये आपको निगल लेगा। ये शुरुआत आपको करनी पड़ेगी। आज के बाद कोई रिलेशनशिप नहीं डाउनलाइन, क्रॉस लेक्स। हाँ, सेमिनार में मिलो तो मुस्कुरा के मिलो, ऐसे गले मिलो जैसे भरत मिलाप हो रहा है, कई सालों बाद मिले हो, है ना, पब्लिक प्लेस। फिर कभी अकेले में दोनों मिले तो नजर से पहचानना भी, चाहे वो नाराज हो जाए चाहे नाराज के पिताजी हो। समझ गए मेरी बात? मेंटेन हो जाएगा, ये बहुत कठिन काम है। क्योंकि बिगाड़ आपने इतना लिया है कि रिलेशनशिप बहुत मजबूत हो गई क्रॉस लेग के साथ, और अब आप ऐसा करेंगे और वो आपके सामने नहीं आया है तो उसे लगेगा, तो उसे एक बार मैसेज जरूर कर लेना कि सर मैं मुकेश जी की ट्रेनिंग अटेंड करके आया हूँ, क्रॉस लेग के साथ रिलेशनशिप नहीं रखनी है, आप बहुत अच्छे आदमी हैं, आई लव यू वेरी मच, लेकिन आगे से हमारी बात नहीं होगी, धन्यवाद। ये आज ही करना, क्योंकि डाउनलाइन तुम्हारी अगर ये देखेगी ना तो तुम्हारी बातों पे नहीं मानेगी। अगर मैं आपको कह रहा हूं तो मैं नहीं रखता क्रॉस लेग के साथ रिलेशनशिप। मेरे दो ही रिलेशनशिप है, अपलाइन के साथ और डाउनलाइन के साथ। तीसरी जगह कई रिलेशनशिप नहीं, इसलिए कोई विवाद नहीं, इसलिए कोई नेगेटिविटी नहीं है, इसलिए कोई नेगेटिव डालने वाला है ही नहीं। सारे नेगेटिविटी के सोर्स बंद कर दिए। और जिस दिन आपने नेगेटिविटी के सारे सोर्स बंद कर दिए, आपका दिमाग काम करना चालू करेगा, फोकस होगा अपलाइन के ऊपर, फोकस होगा डाउनलाइन के ऊपर, और जब अपलाइन डाउनलाइन पे फोकस होगा तभी आपका ग्रोथ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बैठिए। क्या नाम बताया आपने? दिलीप जी। दिलीप जी के लिए ताली बजाओ, दिलीप जी बहुत अच्छे आदमी। ये मैंने बता दिया, जब क्रॉस लेगों के लोगों के साथ रिश्ता बनने लगे तो समझ लो तुम्हारा पतन हो रहा है, धीरे धीरे धीरे। जब एक लीडर साइलेंटली कभी कभी बातों बातों में अपलाइन और सिस्टम की बात करने लगे और अपलाइन और सिस्टम से अपने आप को ऊपर बताने लगे, मैंने ऐसा कर दिया है, मैंने ऐसा सिस्टम बनाया है, तो समझ लो बीमारी लग गई है और ये लाइलाज है, इसका कोई इलाज नहीं। कभी भी अपलाइन और सिस्टम से ऊपर कभी कोई होता ही नहीं, और कोई सोचता भी है तो दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख प्राणी। कभी कभी लगता है जैसे डाउनलाइन, अपलाइन जो है थोड़ा कम पढ़ा लिखा, डाउनलाइन में बड़ा टीचर आ गया जो बहुत पढ़ा लिखा है, मैं MA BEd PhD, अब वो कर तो उसके नीचे रहा, उसके दिमाग में क्या गलतफहमी आती है, ये अपलाइन बन गए किस्मत से, पढ़ा लिखा तो मैं हूं, ज्यादा तो मुझे आता है, और जो ही ये आता है उसके दिमाग में वो रिएक्ट करने लग जाता है। वो लोगों को कहता है अरे हमारे रिश्ता रहना वो थोड़ा कम पढ़े लिखे है, मेरी बात सुनो आप, मैं जो कह रहा हूं वो करो। फिर तुम्हारे नीचे तुम्हारे से समझदार आदमी आया तो वहां नहीं सोचते, वहां तक तो गए नहीं, आप पहली स्टेज पे रुक गए अपने आप को ही सही मानकर। अपलाइन अपलाइन होता है और अपलाइन का सम्मान आप करोगे तो ही आपका सम्मान होने वाला है। हनुमान बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इस पूरी दुनिया में। भगवान हनुमान में कोई भूमिका नहीं थी, उनको भगवान तो कर्मों ने बनाया है, वो भगवान कोई अवतार नहीं थे। हनुमान वो एक ही काम करते थे, अपलाइन के सामने जब भी कोई बोलते थे तो जय श्री राम, इसके अलावा कुछ नहीं बोलते। हनुमान ये कर देगा जय श्री राम, अभी कर देंगे। वो इतना जय श्री राम बोला कि लोगों ने राम से ज्यादा मंदिर हनुमान के बना दिए। है कि नहीं? क्यों बोला जय श्री राम? मतलब यार जय श्री राम बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूं आपको,
कोई मुस्लिम है तो एक बुरा मान जाएगा यार जय श्री राम क्यों बुला रहा, मतलब हनुमान का एग्जाम्पल दे रहा हूं कि वो हमेशा बोलते थे यस सर। अप्लाई नहीं, आपसे कम पढ़ी लिखी हो सकती लेकिन बाप है साला तुम्हारा, और बाप के संस्कार को ठुकरा दोगे। अब आप बाप से ज्यादा पढ़ गए तो आप बाप से ऊपर हो। ये क्या नियम हुआ? अरे उसने जन्म दिया है तुम्हें, ये उपकार है, वो तुम्हें लेकर आया है सिस्टम के अंदर। इस उपकार को जिंदगी में भूलना मत, तब तुम्हारी डाउनलाइन नहीं भूलेगी। अपलाइन से ऊपर कभी भी सिस्टम को जाने मत देना। आइए नेक्स्ट चलते हैं। जब उसमें आरसीएम के लिए प्रायोरिटी कम होने लगे, यानी जब उसके जीवन में आरसीएम का महत्व थोड़ा कम हो जाए, तो समझ लो अब पतन के रास्ते पे चला गया। अभी देखो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए आप 200-250 आदमी डिजाइन थे। समस्या ये थी कि 1200 फ्लाइट कैंसिल हो गई। मेरे को एक फोन करना था, मैंने सुनील जी को कॉल भी नहीं किया। सुनील जी को सिर्फ एक कॉल करना था, सुनील जी प्रोग्राम कैंसिल रखिए, क्योंकि जो 20-20 हजार की मैंने टिकटें कराई थी वो तो सुबह हो गई। अभी तो रिफंड आएगा कि नहीं आएगा पता, और नई टिकट जो है वो 35-35 हजार की मिल रही है वन वे। मैं एक सेकंड में कह सकता था यार अपना क्या जा रहा है, अपने तो डाउनलाइन की डाउनलाइन की डाउनलाइन की डाउनलाइन की डाउनलाइन की डाउनलाइन, बोलो बोलो बोलो, डाउनलाइन की 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 डाउनलाइन। ये आप सब लोग मेरे डाउनलाइन के डाउनलाइन की डाउनलाइन की डाउनलाइन की डाउनलाइन की डाउनलाइन की डाउनलाइन, इतना नहीं। तो मैं कहता यार भाई साहब आज की कैंसल, तो भाई लाख रुपए कौन लगाएगा इसके ऊपर। अगर ऐसा सोच लेता तो मेरे दिमाग में आरसीएम की प्रायोरिटी कम होती, तो मैं सोच लेता। मैंने कहा क्या फर्क पड़ता साला, एक बार नहीं जाएंगे तो जिंदगी भर जाते आएगा। अगर मैं ऐसा सोच लेता तो आज अपन दोनों मिल रहे होते, यहाँ पर बात हो रही होती, कभी भी नहीं होती। आरसीएम की ट्रेनिंग चल रही है और एक आदमी कहता है यार भाई साहब मैं इसलिए मीटिंग में नहीं आ रहा हूं क्योंकि मेरे पड़ोसी की सगाई है। मतलब आरसीएम से ऊपर पड़ोसी की सगाई और तो रुक गया। प्रायोरिटी नहीं है, और जब प्रायोरिटी नहीं है तो रिजल्ट कभी आएगी ही नहीं। ये सिंपल है, गेंद का सिद्धांत है। गेंद लो हाथ में, इसको क्या बोलते हैं, स्पंज का गेंद लीजिए। स्पंज के गेंद को दीवार पर धीरे से मारिए, ये वापस कैसे आएगी? धीरे से, और खींच कर मारिए, कैसे आएगी? खींच के आएगी। यही लीडरशिप का रूल है। तुम कितना चाहोगे अगले वाले का प्यार वहीं से डिसाइड होगा, एक तरफा नहीं हो सकता। इसलिए आपके जीवन में आरसीएम को लेकर अगर प्रायोरिटी थोड़ी कम होने लगे, मन में कभी लगने लगे, बीबी कहे सुनो ना आज थोड़ा अकेलापन महसूस हो रहा है, आज ना जाओ छोड़कर, कर दो ना मीटिंग कैंसिल। मेरे लिए कल मीटिंग कैंसिल नहीं कर सकते। ये इमोशनल ब्लैकमेल किया और आपको भी लगे कि हाँ यार आज तो कैंसिल कर देनी चाहिए, बीबी इतनी प्यार से बोल रही है, तो समझ लो प्रायोरिटी खत्म। इसका मतलब बीबी से लड़कर जाना ये नहीं कह रहा हूं मैं, बीबी को प्रायोरिटी समझा। मैं जब शुरू में काम करना चालू किया, मैं ऐसा दीवाना था भाई साहब, पागल था। 30 दिन में 30 दिन बाद 6 महीने तक बाहर ही बाहर, सुबह आया नहाया बाहर, आया नहाया बाहर, 6 महीने। बीबी परेशान हो गई, बहुत शिकायत रहती थी। फाइनेंशियल तो ठीक था लेकिन बीबी को प्रॉब्लम थी कि उसका पति भी रहे, सबके पति रहते हैं, संडे वनडे घूमने जाते हैं, साला नहीं मिला।
बीवी को समझाता था, कई बार वो समझती थी, कई बार वो नहीं समझती थी, लेकिन धीरे धीरे उसे फिक्स पता चल गया, साला ये तो रुकेगा नहीं, तो अब कोई बोलेगा भी नहीं। अब कोई आरसीएम की बात आती, भगवान कसम मेरी खुद की डॉटर की शादी मेरी डेट से डिसाइड हुई, पंडित की डेट से नहीं हुई। पंडित को बोला ये डेट में मत दे देना, भगवान कसम खुद की बेटी की शादी में भी नहीं जाऊं, क्योंकि मेरी मीटिंग है, और जो मीटिंग है ना वहां पर कोई भी ऊपर नहीं है, ये मेरी प्रायोरिटी है। इसलिए और से मुझे इतनी धमाकेदार इनकम देता है, 25 का उनका तो मकान है, आगे की न प्रॉब्लम न पीछे की प्रॉब्लम। 70,000 की टिकट मिली, 1 सेकंड में डिसीजन लिया मैंने, टिकट बना रहे भाई फटाफट जाना है सीतामढ़ी, 1 सेकंड में। बाकी 70,000 पूरे महीने का चेक, 2,000 पहुंचा चेक, और बाहर में गई मीटिंग। नहीं होता ना ऐसा, इतनी बड़ी पावर आई कहां से? और मैं उसी को प्रायोरिटी नहीं दी। और मेरे बच्चे अमेरिका में पढ़े और मैं आरसीएम को प्रायोरिटी नहीं दी। मेरी बीवी किसी साड़ी पर हाथ रख दे वो उसकी हो जाती है, और मैं आरसीएम को प्रायोरिटी नहीं दी। ये प्रायोरिटी आपको रखनी पड़ेगी, और ये प्रायोरिटी जिस दिन तक आपके अंदर रहेगी, आपकी टीम भी आरसीएम को उसी प्रायोरिटी से देखेगी। नेक्स्ट, जब उसे लगे कि मैंने बहुत मीटिंग अटेंड कर ली, अब तो मुझे सब पता है, एक मीटिंग में नहीं भी जाऊंगा तो हो क्या है। भगवान कसम मुझे याद नहीं कि मेरी अपलाइन बीसी छावड़ा जी, प्रहलाद राय सर ने कोई मीटिंग बुलाई और मैं नहीं गया, और दोनों से इनकम मेरी ज्यादा है। ये घमंड नहीं है, ये मेरी अपलाइनों का आशीर्वाद है कि उन्होंने मेरे को प्रायोरिटी पे लेकर उनसे भी ज्यादा इनकम मेरी करवा दी। अब यहां पर कोई घमंड से चूर हो जाता कि यार ये तो मेरे से ज्यादा इनकम बड़ा लीडर तो मैं हूं, तो कहानी खत्म हो जाती है। ये कहानी खत्म क्यों नहीं हुई? क्योंकि सीखने के प्रति ललायत है। मीटिंग में जाने से पहले ये नहीं कि वो मीटिंग में जाएंगे 3 घंटे कब खत्म होंगे, फिर घर का काम करेंगे। मैं सोचता हूं आज क्या नया सीखने को मिल जाएगा, और एक भी ट्रेनिंग, एक भी मीटिंग, एक भी सेमिनार कभी चूकता नहीं। और भीलवाड़ा में जब भी मीटिंग होती है ना, मैं हर मीटिंग में आगे वाली सीट पर बैठता हूं और क्लियर कर कहता हूं आज मैं एक भी शब्द नहीं बोलूंगा। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है कि कुछ समय तो शुरू में सुनील जी में बैठता था, तो क्या प्रॉब्लम थी, जो लीडर थे ना वो ना घबरा जाते थे मुझे देखकर, और उनके टॉपिक ही सही नहीं निकलते थे। तो फिर मैंने पीछे चुपके से बैठना चालू किया। मैंने कहा सुनूंगा तो सही तेरे को, क्योंकि लगता ना यार हमें जिसने सिखाया उनके सामने हमें बोलना है, तो वो थोड़ा चुप जाते थे। फिर धीरे धीरे मैंने सबकी प्रैक्टिस कराई। अब मैं भीलवाड़ा में आरसीएम की, भीलवाड़ा की मेरी ऑडिटोरियम की पहली सीट पर बैठता हूँ और मीटिंग को अटेंड करता हूँ, क्योंकि सीखना कब कौन सिखाएगा हमें पता नहीं। छोटा बच्चा भी सिखा सकता। मेरे तो बचपन से टीचर लेके घूम ही रहा हूं। मैं ना टूथब्रश करता था, मेरे टेप में भी मैंने सफलता के 5 सूत्र में जिक्र किया था। ऐसे टूथब्रश कर रहा था तो मेरी डॉटर ना 3 साल की, वो मुझे घूर कर देख रही। मैंने कहा क्या हुआ? वो डैडी इतने बड़े हो गए ब्रश करना नहीं आता। तो मुझे गुस्सा आ गया, इनको हर्ट हो गया। मैंने कहा तू मुझे बताएगी ब्रश कर। 27 साल का हो गया, वो अच्छे को ब्रश करा दिया। उसका नहीं, ये कहां लिखा है कि छोटे बड़े को नहीं बता सकते? मेरी अम्मा थी। मैंने कहा लिखा तो कुछ नहीं, फिर भी बड़े वाले को ज्यादा जानकारी होगी ना। नहीं, आपके दांत में लाइनें सीधी है और मसूड़े ऊपर नीचे है, और आप ब्रश को यूं घुमा रहे हैं। हमारी मैम ने कहा है मसूड़े और दांत को सही साफ करना है तो ऐसे करना पड़ेगा, जिग जैग जिग जैग जिग जैग जिग जैग जिग जैग। एक चाटा मारा, गुरु पैदा हो गया। इसलिए कभी मत छोटो ये छोटा लीडर है या बड़ा लीडर है, तुम कल सुनो किसके अंदर क्या प्रतिभा छुपी हुई है हमें पता ही नहीं, और कौन सा छोटा सा व्यक्ति कितना बड़ा आइडिया दे दे हमें पता ही नहीं। उसमें एक एग्जाम्पल भी दिया था, हालांकि वो सही नहीं था, लेकिन मेरा एग्जाम्पल था कि एक वैज्ञानिक, बहुत बड़ा वैज्ञानिक, अब चांद पे विमान जा रहा है
तो वहां पर बात आई कि चांद पर क्या लिखेंगे कैसे, क्योंकि पेन तो काम नहीं करता, स्याही डालेंगे तो वो ऊपर की तरफ जाएगी, तो कैसे चलेगा पेन। तो उसे जिम्मेदारी दी गई, तुम ना चांद पे चलने वाला पेन बना। और वो 6 महीने तक पेन बना रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। उनका छोटा बच्चा बार बार आके कह रहा पापा जी क्या है, तू हट रहे यार भाई, टाइम खराब मत कर, मेरे को पेन बनाना है, राष्ट्रपति ने मुझे अलग से चुना है। वो कह डैडी आप बताओ तो सही प्रॉब्लम क्या है। तू क्या बताएगा प्रॉब्लम। वो कह भाई बताओ तो सही। वो कह पेन बनाना है जो चांद पे चले। वो कह पेन बनाना ही क्यों है, पेंसिल ले जाओ ना। ओ बाप रे, हम सोच रहे कि अब हम सबसे बड़े हो गए तो भारी समस्या हमें। एक छोटे बच्चे ने कहां से क्या निकाल के दिया हमें पता ही नहीं है। इसलिए ये जितने भी आप लोग हैं मेरे गुरु हैं। अभी जब आप लोगों से बात करता हूं, मेरा एक भी सेमिनार की एक भी स्लाइड, एक भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जो दुनिया की किसी किताब में लिखा गया। आप नोट कर लेना अच्छी तरह। आप मेरे सबसे बड़े गुरु हैं। गुरु क्या, मैं जब आपसे बात करता हूं तो आप ही मुझे टॉपिक दे देते हो, ले वाला अगला टॉपिक तू ये ले ले। यस। आप जो बोलते हो मैं उस पर मनन करता हूं, टॉपिक निकल के आता है। यस। इसलिए कोई छोटा बड़ा नहीं होता। आप सुनिए, सुनिए तो कौन आदमी कौन सी राय आपको देगा और क्या आपके जीवन को परिवर्तन कर देगा आपको पता ही नहीं। जब उसमें अपलाइन और अपनी टीम के लिए ईमानदारी कम होने लगी, आपकी डाउनलाइन आपके बच्चे, आपकी डाउनलाइन क्या है आपके लिए, आपके बच्चे। बच्चों के प्रति कोई बेईमान होता है क्या, माँ बाप थोड़ा बताइए। हाँ, बच्चे आपको जरूर कहेंगे कि मम्मी आप ना हमेशा छोटी वाली के पक्ष लेते हो, बड़ी वाली के पक्ष लेते हो, पिताजी ना आपने इसको तो डांटते नहीं, मुझे डांटते हो। ये बच्चे आपको जरूर कहेंगे, लेकिन आप मन से सोचिए आप ऐसे हैं क्या। आपके लिए तो दोनों बच्चे हैं यार, आपके 2 बच्चे तो दोनों बराबर है। आप दिल के अंदर तक भी पूछ लो तो आपके मन में कोई अलग अलग बात नहीं है दोनों के लिए। आप चाहते हैं कि दोनों ही समान रूप से प्रोग्रेस करें, दोनों ही समान रूप से आगे आए, ये सही आप समझते हो। लेकिन ये डाउनलाइन के प्रति ईमानदारी नहीं रहती। जब हमारे कमीशन में हम देखते हैं कि इतना सा ये कर लेगा तो हमारा कमीशन बढ़ जाएगा, और यहां पर ये रोक देगा तो हमारा कमीशन डाउन हो जाएगा। और जब हमारे कमीशन से हमारी डाउनलाइन के साथ हम गड़बड़ करते हैं तो समझ लो तुम हत्यारे हो। तुम्हारे जितना महादुष्ट और पापी इस पूरी पृथ्वी पर कोई नहीं। डाउनलाइन, शायद डाउनलाइन के लिए पिताजी कितना भी त्याग कर सकते हैं। कोई बाप चाहता है कि मेरा बच्चा मुझे बैठे बैठे खिलाए। हाँ, बाप हमेशा चाहता है कि मैं अपने बेटे को क्या क्या दे सकता हूं। साला पूरी जिंदगी भर गधा मजदूरी कर खुद ढंग से नहीं खाकर करोड़ों की जायदाद इकट्ठा करता है कि सिर्फ बच्चे को दे दो। उस आदमी के दिल से तुम ये पूछ रहे हो कि वो तुम्हारे साथ बच्चों के साथ गड़बड़ करेगा कभी? अरे माँ बाप बच्चों के साथ कभी नहीं सकते। और तुम इस सिस्टम में भी तुम्हारी डाउनलाइन की माँ हो, पिताजी। मेरी पिन बढ़ जाए इसलिए लोगों को कर दिया 25-25 हजार की परचेज कर दो, तुम्हारा माल मैं बेच दूंगा, तुम्हारा माल मैं बेच दूंगा। भाई भैया एक बार तो आ जाएगी पिन, लेकिन वो आदमी की नजरों में तुम पापी बनकर खत्म हो जाओ। यस। और कई लोगों ने ऐसे किए हुए, पिकअप सेंटर वालों के लिए 1 लाख का माल काट दे, तेरा बिकवा दूंगा, फिर पिकअप सेंटर पे जा ही नहीं रहे पेमेंट देने के लिए। ये थोड़े समय के लिए अच्छा लगता है, एक समय के लिए पिन भी आ जाएगी भाई साहब, फिर वो पिन किसी काम की नहीं रहेगी, उस पिन पे थूकेगा नहीं कोई। मैं वर्ड थोड़े से कठोर इस्तेमाल कर रहा हूं, मुझे माफी दे देना आप, क्योंकि मैंने बहुत नजदीकी से सिस्टम को देखा। मेरी टीम का 1 रुपए का भी नुकसान हो जाए मुझे मंजूर नहीं है, 1 फूटी कौड़ी का। और जिस दिन आपकी टीम को आप ऐसे प्रोटेक्ट करने लग गए, आपकी टीम सुबह उठते हुए रात को सोते हुए आपका नाम लेकर सोई। ये प्रदर्शन करने की चीज नहीं है, आत्मा से आपको फील करना पड़ेगा, आत्मा से, कि मेरी टीम का कोई नुकसान नहीं होने। मैं अपने फायदे के लिए
टीम की बैंड नहीं बजा। और जब अपलाइन को जो कमिटमेंट किया वो आप ईमानदारी नहीं निभाए, डाउनलाइन के साथ आप ईमानदारी नहीं कर रहे। ईमानदारी का मतलब सिर्फ पैसों की ईमानदारी से नहीं, डाउनलाइन को ऐसे झूठ बोल रहे हो, तेरी मैं हेल्प कर दूंगा, तेरी 15 मीटिंग ले लूंगा, तेरे कहां आदमी मैं समझा दूंगा, और बोल दिया फिर जा ही नहीं गए, कमिटमेंट फेल। ऐसे आदमी एमराल्ड स्टार एमराल्ड तक बन जाते हैं, क्योंकि एमराल्ड और स्टार एमराल्ड तक मेहनत से बना जाता है। और यहां तक आपकी मेहनत काम कर रही है, उसके बाद मेहनत काम करेगी ही नहीं, सिस्टम काम करेगा। मैं 1 साल में 1 बार सीतामढ़ी आ रहा हूं, मुझे तो सीतामढ़ी के लोगों का नाम भी पता नहीं, मुझे तो पता ही नहीं कौन किसकी डाउनलाइन है तो मेरी डाउनलाइन, लेकिन मुझे पता नहीं कौन किसके साथ कनेक्शन है। मैं जो आज यहां कर रहा हूं उससे ज्यादा मैं कर ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास पूरे इंडिया का हर स्टेशन है, हर डिस्ट्रिक्ट है, हर तहसील में मेरा आदमी है। मैं आपको एक एक आदमी की प्रॉब्लम ढूंढने निकलूं तो मैं पहुंच ही नहीं सकता आगे तक। मैंने सिस्टम फॉलो किया हुआ है। या सीनियर साथियों को लेकर 1 साल में 1 बार बैठते हैं, और हर साल हर महीने एक लीडर आता है, वो आपकी छोटे मोटे चैलेंज को समझने की कोशिश करता है और आपको समझाकर मोटिवेट करने की कोशिश करता है। ये हमारा रोल है। आपका रोल है मेहनत करने का, तो अभी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन स्टार एमराल्ड के बाद मेहनत से रूबी स्टार रूबी नहीं जाएंगे आप। रूबी और स्टार रूबी सफायर आपको जाना है तो सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, और सिस्टम वही करेगा जो आप करोगे। आपने जो परंपरा अपनी डाउनलाइन में मान ली, वो पूरी परंपरा आपकी डाउनलाइन में हमेशा चलती रहेगी। आपने बेईमानी करना सिखा दिया तो आपकी टीम बेईमानी करना सिखा देगी। आपने 5000 की प्रोसेसिंग के बाद 5000 एक भी नहीं होने दे रहे टीवी को, तो आपकी पूरी टीम यही करेगी। क्योंकि दुनिया बहुत इंटेलिजेंट है। आप अपने आप को इंटेलिजेंट मान के बैठे हुए, ये बड़ी गलत है। अपनी अपलाइन और टीम के प्रति ईमानदारी कभी भी कम नहीं होनी चाहिए। लीडर के पतन का अगला कारण, जब टीम के साथ प्लानिंग एवं संपर्क में रहना कम करते हैं। अपलाइन को ना दिशा ही दिखानी पड़ती है। अपलाइन को मेहनत करने की जरूरत नहीं होती, अपलाइन के पास अनुभव होता है, लेकिन टीम के साथ बैठकर काउंसलिंग करके उन्हें दिशा निर्धारित करना कि तुम इस लेवल पर हो और अगले महीने तुम इस लेवल पर जा सकते हो, ये आंखें तुम्हें ही खोलनी पड़ेगी टीम की। और टीम के साथ अगर प्लानिंग करना बंद कर दिया तो टीम को पता नहीं, टीम अपने अपने हिसाब से हाथ पैर मारना चालू कर दिया, और जब हाथ पैर मारना चालू कर दिया तो बेचारे गलत जगह हाथ पैर मारेंगे, थक जाएंगे, और फिर तुम्हारी ही पेट बजा देंगे। हर महीने की 1 तारीख को टीम के साथ बैठना, ऐसे बैठना जैसे बच्चे नटखट हैं, वो गलतियां करेंगे, शिकायतें करेंगे, करने दो, क्योंकि वो भड़ास निकाल दे तो ही अच्छा है। जब वो कारनामा भड़ास वाला करेंगे तो गड़बड़ है। रोज सुनो उन्हें सुनने वाला ही तो चाहिए। हर पत्नी को क्या चाहिए, पति क्या चाहिए, सुनने वाला जो उसकी सुन ले। अब हम समझ ही नहीं पाते। अरे एक पत्नी है, उसकी दुनिया क्या है? दुनिया तो आप ही, उसको तो आप बाहर से लेकर आए, दूसरी जगह से लेकर आए, तो उसके लिए दुनिया क्या? आप अकेले दुनिया। और वो पूरी दिन भर दुनिया से भिड़ती रहे और शाम को सिर्फ ये चाहे कि मेरी कोई सुन ले, और आप कहते नहीं मत सुना, पूरे दिन भर सुनाते रहते। उसके जीवन को तो समझो यार। पड़ोसी लड़के गया है, बच्चे ने नौटंकी की है, उसने फोड़ दिया है, सास ने सुना दिया है, उसने ये कर दिया, और किसको कहे? हम टेंशन ले रहे हैं। हम ये सोचे कि ये सारी प्रॉब्लम को यहीं पर रोककर मुझे ही सुना रही है, जिससे सिस्टम चल रहा है। लेकिन कुछ बीवियां समझदार नहीं होती, वो क्या करती है, आते ही सुनाना चालू कर देती। ऐसे नहीं, बकरे को हलाल करने से पहले तैयार करना पड़ता है। जाते ही सुनाओगे तो गड़बड़ हो जाए। जाते ही बड़ 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 बड़, अरे यार आदमी कहां से आया, क्या बड़ बड़ कर रहा है। सबसे पहले बढ़िया से तैयार होकर और मुस्कुराओ,
और थैंक यू बोलो कि तुम्हारे जैसा शोहर मिला, कितना मजे की बात है। फिर गर्म चाय अदरक वाली लोगे या कॉफी पिलाऊंगी, फिर चाय और अदरक लेकर एकदम तैयार कर दो, पूरी जब तैयार हो जाए, खुश हो जाए और एक बार मुस्कुरा जाए, फिर डायलॉग बाजी चालू, फिर 1.5 घंटे तक आप कंटिन्यू सुनाओ, सुन लेगा सामने वाला, तैयार हो गया। तुम जाते ही भिड़ रहे हो, ऐसा नहीं होता, सिस्टम होता है, हर चीज का एक सिस्टम बना। पति को भी सुनना है, पति का काम ही यही है, भगवान ने दूसरा कोई काम ही नहीं दिया, सुनो, टेंशन मत लो। बीवी के लिए जीवन ही आप है, वो आपको नहीं सुनाए तो किसको सुनाए? समझे मेरी बात? वो तो छोड़ के आई बेचारी कहीं से, दूर से, तुम्हारे सारे यार ये यही संभालेगा। अब वो इसको ही तो सुनाएगी यार, दूसरे को कहां सुनाएगी? पड़ोसी को जाके सुनाएगी, तुम्हारे को सुनाएगी। टीम के साथ प्लानिंग एंड संपर्क में रहना कम करने लगे। जब ऐसी इच्छा होना कि साला आज की मीटिंग काउंसलिंग कैंसिल कर दो इस महीने की, जब भी आपकी ऐसी इच्छा हो कि साला इस महीने की काउंसलिंग कैंसिल कर दो, तो समझ लो वायरस लग गया है। मन में भी आ जाए, मन में भी आ जाए, मन में भी आ जाए यार 1 महीना नहीं करेंगे तो क्या हो गया, लग गया वायरस। वो 1 महीने से कब 2 महीने पे आएगा, 2 महीने से कब 3 महीने पे आएगा, 3 से कब 6 महीने पे आएगा, और कब तुम गायब हो जाओगे तुम्हें भी पता। आइए, जब लीडर अपने फायदे के लिए टीम का नुकसान करने लगे, एक आदमी ऐसा है सुनील जी, जो अपनी ही टीम के बी लेग को आदमी को तोड़ के अपनी सी लेग में डाल देता। मैंने कहा इससे क्या फायदा हुआ? नहीं सर ये कह रहा था इसकी हेल्प नहीं कर रहा कोई। मैंने कहा पूरी दुनिया की हेल्प की जवाबदारी तूने ले ली, हेल्प तू वही कर देता, तेरी डाउनलाइन है। उसको शेयर दे रहे हैं, वो गड़बड़ कर रहा है उसके साथ, वो कह रहे हाँ तेरे साथ वो गड़बड़ हो रहा। वो कह रहा सर मेरी एक टीम अपलाइन हेल्प नहीं कर रही है, तो हमें जवाब देना चाहिए, अरे क्या चिंता कर रहा है, मैं हूं ना तेरी अपलाइन, बोल तेरे साथ क्या करना है, चल मैं चलता हूँ, ये जवाब होना चाहिए। बाकी आप क्या करते हो? अच्छा हाँ वो तो अपलाइन ही वैसा ही है, वैसा करता, और उसको बढ़ता। अपने फायदे के लिए, अपने स्वार्थ के लिए टीम का नुकसान करने लगे, तो समझ लो गड़बड़ हो। 95% लीडर की प्रॉब्लम आफ्टर एमराल्ड। ये सोचता कि अब डाउनलाइन ही ज्वाइनिंग करेगी, और जब लगता ना डाउनलाइन ही ज्वाइनिंग करेगी, तो एक दिन आपके साथ भी मौका भी होता है। ज्वाइनिंग कब तक चालू रहनी चाहिए? वेरी गुड आंसर। इन्होंने क्या बोला? लाइफ टाइम, जब तक जिंदा रहेंगे, साला मरते मरते भी किसी को ज्वाइन करा के जाएंगे। यस, इसको भी एक तरीका थोड़ी है कि इसके बाद ज्वाइनिंग नहीं होगी। मैं 2 दिन तक कल दिल्ली में था, इसे घूम रहा था, टिकट भी नहीं मिल रही है, फ्लाइट भी 2 दिन तक, 4 तारीख को आ गया नाइट में, 5 से 6 तारीख को फ्लाइट की वापस, टिकट ही नहीं मिल रही, क्या करें? वहीं बैठे थे, कभी होटल वाले से, कभी बेरा से, इससे बात कर रहे, वो कर रहे, हमारा काम चालू है। और आज भी वो चालू होने की वजह से मुझे पता है कि आज भी फील्ड की समस्या क्या है। अगर वो मैं नई ज्वाइनिंग नहीं करा रहा होता ना, तो आपकी समस्या कभी समझ ही नहीं पा रहा होता, और आपकी समस्या नहीं समझ पा रहा होता तो आप मुझे सुनते ही नहीं। आपके चैलेंज मुझे पता है, इसलिए आप मेरे को सुन, समझ गए? तो हर महीने ज्वाइनिंग होनी चाहिए। महीने की एक ज्वाइनिंग 80 साल के बाद, यानी 80 साल की उम्र हो गई तो एक ज्वाइनिंग चल जाएगा। 80 साल की उम्र हो गई तो एक ज्वाइनिंग, 70 साल की एज होगी तो 5 ज्वाइनिंग, 60 साल की एज होगी तो 10 ज्वाइनिंग महीने, और एमराल्ड है और 15 ज्वाइनिंग महीने की नहीं हो रही है। इसका मतलब आप टाइम का सदुपयोग नहीं कर, और 10-15 ज्वाइनिंग करने वाला आदमी उसकी टीम कभी नाराज हो ही नहीं सकता, वो कभी चैलेंज में जा ही नहीं सकता। लेकिन हम क्या सोचते हैं, अभी ज्वाइनिंग तो सब डाउनलाइन कराएगी, अपना काम तो कल भाषण देना। कोई भाषण सुनने के लिए पैदा नहीं हुआ, कोई भाषण सुनने का भी नहीं हुआ।
जब वो कार्डिनल रूल्स पर फोकस करना बंद करे। अब कार्डिनल रूल की बात की जगह आप 21 गोल्डन रूल भी ले सकते हैं। सफलता के 21 नियम जो टीसी सर ने बताया, उसके ऊपर भी आप बात कर सकते हैं। बाकी कार्डिनल रूल की भी बात करें तो जो 7 कार्डिनल रूल है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये आपकी अपलाइन से आज ही पूछिए। और ये 7 ही कार्डिनल रूल के आधा घंटे के वीडियो बने हुए हैं यूनिक एजुकेशन सिस्टम के यूट्यूब चैनल पर। एक कार्डिनल रूल पर आधा घंटा बात की है एक कॉल लीडर ने। तो ये 7 कार्डिनल रूल, 7 कौन से काम है जो कभी नहीं कर रहे। कार्डिनल रूल मतलब 7 कौन से काम है जो कभी नहीं कर रहे। ये पारिवारिक 7 नियम की बात है। इसको आपको सबसे पहले समझने की कोशिश करना है। आरसीएम में अगर ये 7 कार्डिनल को आप समझ गए तो फिर आपको आरसीएम समझना बहुत आसान है, आपके लिए बहुत आसान है। अपनी सफलता आई और टीम की सफलता पर फोकस कम हो जाए। हर महीने प्लानिंग में ये लिखना है कि इस महीने मेरी टीम के ये आदमी है, इसकी अगली पिन कौन सी होगी, मेरी अगली पिन कौन सी होगी। इसको मुंह से बोलना पाप है। कभी स्टेज पे जाकर ये नहीं बोलना, और खासतौर से डाउनलाइन के सामने कभी नहीं बोलना मैं इस महीने इमरान जाकर आऊंगा। अपलाइन ने पूछा तो बात अलग, मैं कह रहा हूं डाउनलाइन के सामने नहीं बोलना। हमेशा ये बोलना, सर इस महीने मेरा एक टारगेट है कि इन्हें पल पे पहुंचाना, इस महीने मेरा टारगेट है कि इनको स्टार पल पे पहुंचाना। अपनी पिन को बोलने की जरूरत नहीं है। भगवान की दया से नीचे वालों की पिन आती है तो अपने आप ही आ जाती है, इसको कहने की जरूरत क्या। फोकस। जब हम अपनी टीम को बोलते ना मुझे पर पहुंचा दो, तो टीम को लगता है हम गधे हैं, इसको पहुंचा देंगे। और जब टीम को बोलते हैं ना तुझे मैं रोल्टे पे पहुंचाऊंगा, तो उसे लगता है यार ये मेरा बाप है। फादर ही ऐसी बात कर सकता है, पिताजी ऐसा कह सकता है कि मैं तुझे पहुंचा। इसलिए अपलाइन को कभी मुंह से नहीं बोलना है कि मुझे कौन सी पिन चाहिए, कौन सी पिन लेने वाला। जब और कमिटमेंट करने लगे जो उससे हो ही नहीं सकता उसके बारे में भी वो बोलना चालू करे, तो समझ लो एक खत्म हो रहा है। ऐसा मैं ये भी कर लूंगा, वो भी कर लूंगा, वहां पे भी आ जाऊंगा, यहां पर भी चले जाऊंगा। करना वही है जो हो सकता है, जो हो नहीं सकता उसके बारे में कोई वादा कभी भी नहीं करना। क्योंकि एक ब्रांड वैल्यू होती है आपकी, और एक बार वैल्यू खराब हो गई आपकी तो फिर वैल्यू कभी बनेगी नहीं। ब्रांड को बनाना, गुडविल को बनाने में जन्म लग जाते हैं, खराब करने में 10 मिनट लगते हैं। 10 मिनट में पत्ता साफ। इंडिगो एयरलाइंस इंडिया की सबसे बड़ी एयरलाइन, 60% प्लेन केवल इंडिगो के उड़ते हैं। और इंडिगो की पहले प्लान की कहानी मुझे पता है। जब पहली प्लेन उसका दिल्ली से बेंगलोर था तो मैं पहली फ्लाइट में भी मैं बैठा हूं। इन बिटवीन 600 प्लेन उसके पास आ गए। एक प्लेन एवरेज 800 करोड़ का, 600 प्लेन, दुनिया की 4थी सबसे बड़ी एयरलाइन। सब कुछ ठीक चल रहा था, और कमिटमेंट, ज्यादा काम, फिर सरकार का एक रूल, एक गाइडलाइन, पायलट से इससे ज्यादा काम नहीं करा सकते। सारे पायलट ने काम करना बंद किया, पूरा सिस्टम कोलैप्स। इंडिगो अपनी टैगलाइन में डालता है बी ऑन टाइम, यानी टाइम से पहुंचना चाहते हो तो इंडिगो को इस्तेमाल करो। अब लगता है कि साला कभी नहीं पहुंचना चाहते तो इंडिगो को इस्तेमाल करो। टैगलाइन ही बदल गई, एक गड़बड़, सिस्टम गड़बड़, कोलैप्स। तो आप अपनी जो गुडविल बनाते हैं कई वर्षों में बनती है, और एक गलत कमिटमेंट से वो गुडविल खराब हो जाती है। एक बार इमरजेंसी में मान लो मैं नहीं आया, लेकिन 3-4 बार ऐसे मैंने डेट दी और 4 बार मैंने बहाना बना दिया, आज ये है इसलिए नहीं आया, आज वो है इसलिए नहीं आया। अब मैं कभी आ रहा हूं तो भी आप नहीं लेके आ रहे लोगों को मीटिंग में, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि साला आएगा कि नहीं आएगा। वो कहानी सुनाते थे ना, शेर आ गया, शेर आ गया। तो बचपन में कहानी सुनाई होगी ना, तो रोज कहता था शेर आ गया, शेर आ गया। सब लोग डर जाते थे, भाग जाते थे इधर से उधर।
एक दिन वास्तव में आ गया, वो कह रहा शेर आ गया, कोई बात ही नहीं मान रहा, क्योंकि गुडविल आपकी खराब है। पर्सनल बात, जब अपने स्वयं के व्यक्तिगत विकास एवं स्वयं के शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना बंद कर दे, इस पूरे सिस्टम में सबसे बड़ा चैलेंज क्या पता है? एक आदमी के पास एमराल्ड स्टार, एमराल्ड रूबी जाते हैं, बहुत अच्छे पैसे आने लगते हैं। जब पैसे आते हैं तो वास्तव में जीने की भावना जागनी चाहिए, लेकिन पैसे आते हैं तो हम बिगड़ जाते हैं। फिर हमारा सिस्टम ही नहीं है, कब खा रहे हैं, कब पी रहे हैं, तोंद 4-6 इंच आगे निकल गई, मुंह फुल गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, बीपी हो गया, शुगर हो गया, तो ऐसे पैसे का करोगे क्या? पैसा आ रहा है तो करोगे क्या? जब सब कुछ सारी बीमारियां ही आपको है और मैं कहता हूं 1 करोड़ रुपए पर मत ले लो, क्या करोगे पैसे? भाई डॉक्टर क्या है, आप ऑयल नहीं खा सकते, मिठाई नहीं खा सकते, दारू नहीं पी सकते, ढंग से रोटी नहीं खा सकते, लोगों से मुस्कुरा नहीं सकते, बाहर घूमने नहीं जा सकते, अब मैं 1 करोड़ दे दूं, क्या करोगे आप? 1 करोड़ तो जीरो है ना हमारे लिए। अगर हम कितने भी हैं, ये शारीरिक शरीर नहीं है तो कुछ भी नहीं। सिस्टम बनाओ जीवन, रोज सुबह उठना, व्यायाम करना है, घर का खाना। मैं 10 से 15 दिन बाहर रहता हूं भाई साहब, 10 से 15 दिन अभी। और मजे की बात है कि जवान थे तब तो सब पछता था, होटलों में खाना खा रहे, मोमोज खा रहे, वो खा रहे। जब पता चला कि अब अपना हो गया 40 साल से ऊपर का शरीर, और फिर मैंने 10 सालों से अपने लाइफ को कंट्रोल किया, आपको आश्चर्य होगा, मैंने पिछले 10 सालों से एक भी बाहर खाना ही नहीं खाया, और 15 दिन बाहर रहता हूं। महीने में 15 दिन बाहर रहता हूं और एक भी दिन बाहर का खाना नहीं खाया 10 सालों में, क्योंकि मुझे मेरे शरीर का स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। मेरे हर जगह पूरे इंडिया में ट्रेन से निकलूं या बस में निकलूं या किसी सिटी में लगूं, सब जगह मेरे आदमी, सबको पता मैं बाहर का खाता ही। अभी सुनील पटना से यहाँ आ रहा था, सुनील जी को कॉल किया, सुनील जी 3 चपाती, हरी सब्जी और सलाद लेकर आना है घर से आपको। अब 3 चपाती मैंने उनसे अगर यूं कहता मेरे लिए हलवा बना के लाओ, पनीर के नीचे मैं सब्जी नहीं खाऊंगा, तो मुझे प्रॉब्लम होती ना। मैं क्या कह रहा हूं, सुनील जी आज आप घर के तीनों आदमी 1-1 रोटी कम खाएंगे और 3 मेरे लिए लेके आएंगे। आप कम खाएंगे तो भी स्वस्थ हो गए, हमें खिला दिया तो हम भी स्वस्थ हो गए, दोनों के फायदा हो गया। तो वो ऐसे ही करते हैं, जेब मुनी हाथ में को लेकर आते हैं व्हाइट कलर के कपड़े पहनकर। उनको अगर पता चल जाए ना कि इसने मेरे लिए खाना बनाया है तो उस घर से खाना ही नहीं ले। उनका मानना है ये कि उनके लिए कोई कष्ट न सहन करे, वो खुद खाने में से अगर 1-1 रोटी मुझे देना चाहते हैं तो मैं लेने के लिए तैयार। शरीर को स्वस्थ रखना हमारा काम, क्योंकि भाई साहब ये ज्यादा पैसे आएंगे ना तो इतनी हालत खराब होगी आप सोच नहीं पाएंगे। ज्यादा पैसे आएंगे तो ऐसे ऐसे दोस्त आएंगे जो पहले कभी दोस्त थे नहीं, और आप पहचान ही नहीं पाएंगे कि सही दोस्त क्या है, गलत दोस्त क्या है। फिर वही दोस्त आपके साथ बैठकर वाइन पीने की सलाह देंगे आपको। पैसा आया और वाइन नहीं पिएगा, क्या फायदा पैसे का। फिर आपको ऐसे ऐसे लॉजिक बताएगा कि आपका दिमाग ही खराब हो जाएगा। आप कहते चले 1-1 पैक तो मार ही लेते हैं, 1 पैक से कब 4 पैक आएंगे, 4 पैक से कब लीवर खराब होगा, लीवर से कब आप खराब होंगे पता ही नहीं। ये सब यहीं पे रह जाएंगे पीने में नहीं। ये शरीर नहीं रहा तो कहीं नहीं जाएगा। आज के बाद रूटीन को सेट करो। क्या खाना है, खास तौर से 35 साल से ज्यादा की एज वाले व्यक्ति, 35 साल से ऊपर वाले हाथ खड़ा करो। मैं छूट इसलिए दे रहा हूं कि अभी आपका शरीर एकदम नया है, ब्रांड न्यू। सारा कुछ भी खाओगे पियोगे, चाउमीन ये वो कुछ भी खा लो पच जाएगा। 35 साल के बाद साल भर। रूल नंबर 1, जब भी हम नींद में निकालेंगे उसके 4 घंटे पहले खाना खा लेंगे। रूल नंबर 1 क्या? और अभी हम क्या कर रहे हैं? खाना खाया, सो गया, हाँ सो गया।
अब इससे क्या होता है, जब आपके शरीर को खाना पचाना होता है उस समय आप कॉन्शियस मन को सुला देते हैं। जब कॉन्शियस मन को जगाना होता है तो कॉन्शियस मन को सुला दोगे तो सब कॉन्शियस मन जो पीछे का दिमाग है वो चालू होगा और फिर क्या करेगा, शरीर तो चल नहीं रहा, वो खाने को फेट में तब्दील करता जाएगा और साथ साथ में आपके दिमाग को एक्टिव कर देगा, जिसकी वजह से आपको सपने आएंगे। जिन चीजों से आपको भय लगता है वही सपने आपको आएंगे, क्योंकि कल्पना कर देता है सबकॉन्शियस मन, क्योंकि खाने पचाने में आप कॉन्शियस मन को हटाकर सबकॉन्शियस मन को लगा देते हैं। उस समय आपका शरीर जाग रहा होता है, आपकी बॉडी सो रही है, मतलब आपका मन जाग रहा होता है, आप जाग रहे होते हैं और आपकी बॉडी सो रही होती है। और अगर आपको सपने आते हैं तो 99% सपने आज से खत्म करके देखिए। मैंने तो इसकी पापा डॉट कोठारी पे बहुत बड़ी रील भी बनाई इसमें क्लियर कट बोला 4 घंटे खाना कर दिए, आपकी ये तोन वोन धीरे धीरे सब नीचे, क्योंकि शरीर पूरा पचा कर सोएगा तो ऐसी नींद आएगी कि अगर आप सोए रात को 8 बजे तो ठीक 6 से 8 घंटे के बीच में बिना किसी अलार्म के नींद जगेगी, बिना किसी अलार्म के, गारंटी के साथ कह रहा हूं। लेकिन रूल एक ही है, सोने से 4 घंटे पहले डिनर खत्म। मैं तो बहुत ज्यादा हार्ड चीज नहीं बता रहा हूं क्योंकि आप फॉलो कर नहीं पाओगे, भाषणबाजी रह जाएगी, इसलिए मैं इतना तक नहीं जा रहा हूं। मैं तो 4 घंटे तक ही जा रहा हूं। मैं तो कुछ और करता हूं, मैं तो रोज 18 घंटे का गैप देता हूं। अभी खाना खाऊंगा 18 घंटे तक कुछ नहीं खाऊंगा, इंटरमीडिएट फास्टिंग, उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाह रहा हूं। आप सोचोगे यार मुकेश कोठारी कष्ट देने आ गया, अपने साला जीना है, मस्ती से जियो, छोटे छोटे रूल पालन करो, छोटे छोटे रूल जो जो कर सकते हैं। अब बताओ, ये कोई बहुत भारी रूल तो नहीं बता दिया, या पेट में ठूसे बिना नींद नहीं आती, ऐसा कोई सिस्टम है तो रोक लो, है ना। खा लो, जब खाना खा लो यार, कोई परहेज नहीं, कुछ नहीं, जो करना करो, लेकिन 4 घंटे मिनिमम ध्यान रखते हुए। और सुबह से शाम तक ज्यादा कष्ट नहीं दूंगा, ज्यादा घूमते तो बहुत सी बात है, लेकिन 10,000 कदम नहीं घूमेंगे तब तक सोएंगे नहीं। और 10,000 में से 6,000 कदम तो आप रूटीन में चलते हैं, बिहार वाले एवरेज 8,000 कदम चलते हैं। आप कुछ भी नहीं करें तो भी चलते हैं, क्योंकि इतना इधर उधर घूमते रहते हैं। तो 2,000 कदम और चलना, 10,000 कदम का सिस्टमेटिक ट्रैक सेट कर करो, मोबाइल साथ में रखो। SSG एक मोबाइल ऐप है, उसको डाउनलोड करो, ऐसी खूब सारी ऐप आती है, कोई से भी करो, उस पर 10,000 कदम नहीं हो जाए तब तक सोना ना। SSG मोबाइल की भी ऐप आती है, एंड्रॉइड की भी अलग आती है, हेल्थ के नाम से iOS की भी ऐप आती है, सबके मोबाइल में होती है। आप मॉनिटर कर लो, 10,000 कदम हो गए, नहीं हो गए तो मैं थोड़ा घूमूंगा फिर सो लो। बहुत भारी काम बता दिया, 6-8 हज़ार तो करते ही हैं, तो 2-3 हज़ार पे और देख लो, 10,000 काट लो, इसको खत्म करो मैटर। खाने में सलाद का खूब इस्तेमाल करना है, भर के सलाद हमेशा खाइए। कोशिश कीजिए कि कच्चा और पक्का दोनों में गैप हो। सलाद खाएं और पक्का खाना खाएं तो आधा घंटे का गैप, पक्का खाना खाया सलाद खाया तो आधा घंटे का गैप, क्योंकि दोनों की पाचन क्रिया अलग अलग होती है। सलाद फटाफट पचता है, खाना धीरे धीरे पचता है, दोनों को साथ खाते हैं तो मिसमैच हो जाता है। तो कोशिश ऐसे कीजिए, सिंपल बात, खाने के तुरंत बाद पानी मत पीजिए, मिनिमम आधा घंटा से 1.5 घंटे के बीच में आप पानी पीजिए, सिंपल बात है। दूध अगर सूट होता है तो खाने के बाद दूध पिए, अगर जो सूट नहीं होता तो तुम अपनी बॉडी का खुद का पता लगा। किसी भी बात को गहनता से, किसी की बात को मानना नहीं है, क्योंकि तुम्हारी बॉडी के सबसे बड़े डॉक्टर हो तुम खुद। हर आदमी की बॉडी अलग अलग तरह से रिएक्ट करती है, किसी को दूध सूट होता है, किसी को दूध सूट नहीं होता, किसी को धूप सूट होती है, किसी को धूप नहीं होता। तो अपनी बॉडी को खुद ऑब्जर्व करो कि मेरी बॉडी रिएक्ट कैसे कर रही है। सिंपल, तेल, घी, शुगर, इसके इस्तेमाल को थोड़ा डाउन कर दो, बिल्कुल खत्म करने के लिए नहीं कह रहा हूं, थोड़ा डाउन करो।
झीमने गए तो गुलाब जामुन पे गुलाब जामुन, गुलाब जामुन पे गुलाब जामुन। साला अंदर ना पूरा पेट ही डिस्टर्ब हो जाता है, वो देखता साला ये कार्बोहाइड्रेट दे रहा, फैट दे रहा, ना विटामिन दे रहा, ना कुछ दे रहा, प्रोटीन। खाओ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शरीर नहीं रहा तो कुछ नहीं रहा। 15 मिनट मरने वाले आपको बोले कि सर 15 मिनट बाद हम मर जाएंगे, आपको खुद ये 5 करोड़ की लॉटरी, चेहरे पे मुस्कुराहट आएगी? यस नहीं आएगा। 15 मिनट बाद मरने वाले नहीं आएगा। और आपको कहे हो जाइए तैयार, आप आपके खुद ये 5 करोड़ की लॉटरी, आगे साला भाग में गई 5 करोड़, 15 मिनट बाद मरने वाला हूं, 5 करोड़ का करूंगा क्या? इंपॉर्टेंस है समझा रहा हूं मैं, समझने की कोशिश कर रहे हो? शरीर जान है तो इस शरीर को इतना फालतू मत बनाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट शरीर है। ये आनंद तभी ले पाएगा जब जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा होगा, स्वस्थ होंगे तो फायदा होगा। आइए नेक्स्ट। बोल दिया इसके बारे में ज्यादा। लालच देने लगे। एक आदमी बेचारा ढंग से काम कर रहा है किसी की टीम में, उसको जाके लालच दे रहा है, तेरी वो क्या अपलाइन है, अपलाइन तो मैं हूं, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। जो ऐसे लीडर होते हैं ना, वो आपको तो डुबाएंगे ले जाकर, लेकिन जो आदमी दूसरे की टीम में से चलते हुए आदमी को आपके पास लाना चाहता है, यानी आपको वहां लेना चाहता है, समझ लो पहला ही चारित्रिक अवगुण उसके अंदर मौजूद है, वो तुम्हें कभी कामयाब कर ही नहीं सकता। जो अपनी कामयाबी के लिए किसी चलते हुए आदमी को अपनी टीम में ला सकता है, आप खुद ही समझ जाओ ना, खुद के पद तो पालने में नजर आ रहे हैं, वो तुम्हें कहां टिकने देगा? जो खुद ही ऐसा करके आया, वो प्रलोभन के लिए ऐसा कुछ कर सकता है, बाकी कुछ नहीं कर सकता। जब वो अपने आप को सिस्टम से भी परफेक्ट समझने लगे, वह बाढ़ में गया सिस्टम, मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा करूंगा। जब भी उसे लगता है कि अपलाइन और सिस्टम से ऊपर वो हो गया है, और ये खास तौर से एमराल्ड, स्टार एमराल्ड रूबी में सबसे ज्यादा आता है। ये पीने बार बार मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इस समय उसे लगता है कि वो सब कुछ सीख गया। ये वही एज होती है जो 16 से 18 साल की एज होती है। जब बच्चा 3 साल का होता है तो माता पिता हीरो होते हैं इसकी जिंदगी के। कैसा बनना है? पापा जैसा, पापा मम्मी जैसी हमेशा एक्टिंग करेगा वो। मम्मी के हाथ में से बच्ची आटा लेगी और रोटी बनाने की कोशिश करेगी क्योंकि वो आपकी कॉपी करना चाहती है। पिताजी जो है ना, जो भी करते हैं बच्चा उसकी नकल करता है। मेरे छोटे छोटे भतीजे हम कैसे नकल करते थे, मेरी लंबाई बहुत जाती थी तो बेसिक पे जो कांच लगा हुआ था ना, ग्लास मिरर, वो थोड़ा नीचे था तो मैं ऊपर निकल जाता था। तो मैं जब भी बाल बनाता था तो मैं पैर को यूं करता था ताकि मेरी हाइट नीचे आ जाए, ऐसे बनाता था ताकि हाइट नीचे आ जाए। तो मेरे भतीजे को पता नहीं क्या, वो जब भी बाल बनाता था पहले अपने पैर को यूं करता था, उसको थोड़ी पता क्या कर रहा है, वो तो कॉपी करता था। तो 3 साल की एज में जो है ना आप हीरो होते हैं, 7-8 साल की एज में आप थोड़े दुष्ट आदमी होते हैं क्योंकि बार बार उसे कहते हैं चॉकलेट मत खा, वो मत खा। 16 साल की एज में लगता है, 12 साल 13 साल की एज में मेरे बाप से भी समझदार खूब सारे लोग हैं। फिर 16 साल की एज में लगता है मेरा बाप कुछ नहीं समझता। 18 साल की एज में लगता है सब कुछ मैं समझता हूं, बाकी सब कुछ। और फिर 35 साल बाद रिवर्स आता है। 35 साल बाद उसे लगता है यार मेरे बाप भी सही कहता था। 40 साल बाद यार मेरे बाप हमेशा सही कहता था। और 60 साल के एज में मेरे बाप से ज्यादा सिस्टमेटिक आदमी पृथ्वी पर। ये पूरा रिवर्स साइकिल है, ये घूमता है। और ऐसा ही साइकिल जो है ये काम चला गया। ऐसा ही साइकिल हमारे साथ भी होता है। तो सिस्टम से परफेक्ट नहीं समझना, अपलाइन से परफेक्ट। सिस्टम मतलब अप्लाई। आइए नीचे, ये मैंने पूरा टॉपिक कवर कर लिया। जब वह एक्टिव अपलाइन और क्रॉस लाइन और सीनियर के साथ ज्यादा संपर्क करने लगे, जब वह एक्टिव अपलाइन को क्रॉस करके
सीनियर के ज़्यादा संपर्क में, सीनियर जिससे होता है ये लिखिए ज़्यादा संपर्क में रहने लगे। समझ गए? मैं इसका मीनिंग समझे कि नहीं मैं समझा? जैसे आपका नाम क्या है? राम जी, और ये सुनील जी और मैं मुकेश जी। मैं सबसे बड़ी अपलाइन राम जानकी जी, सुनील अपलाइन है, लेकिन सुनील जी से संपर्क कम करके सीधा मेरे संपर्क में आया, तो समझो सिस्टम कोलैप्स हो रहा है। अब इसके मन में क्या आएगा? मैं बहुत बड़ा आदमी बन गया, मैं तो मुकेश जी को डायरेक्ट जानता हूं। सुनील जी आप क्या समझते हो? मैं मुकेश जी की मीटिंग में गया, मुकेश जी के बारे में पता है मुझे, ये आपको क्रॉस कर दे, और जिस दिन ऐसा होने लगे तो समझो तो भी आपका सिस्टम गड़बड़ हो रहा है। जब वह दूसरी कंपनी के प्लान को आरसीएम की कंपनी के प्लान से तुलनात्मक अध्ययन कर, तुलनात्मक अध्ययन कब किया जाता है? जब कोई एक चीज के बारे में आपको पता होता है। जैसे आरसीएम का प्लान पता है, अब आपको किसी और कंपनी का प्लान पता चलेगा तभी तो तुलनात्मक अध्ययन करोगे, और पता चलने के लिए प्लान देखना पड़ेगा, और प्लान देखने के लिए वैक्यूम क्रिएट करना पड़ेगा। मैं देखना चाहता हूं तो ही देखूंगा ना। सामने वाला कहता मैं आपको प्लान बताना चाहता हूं, आप कहते चल बता, मतलब तू देखना चाहता है इसलिए बता। अंदर वैक्यूम क्लियर है ना, वैक्यूम क्रिएट हो गया। अब तुम देखोगे, अब सामने वाला प्लान वही बताएगा, सामने वाला वही प्लान बताएगा जो तुम्हारे प्लान में गड़बड़ है, यानी तुम्हारी दुखती हुई रग पर ही हाथ रखेगा। वो टेक्नीशियन है, सीनियर आदमी है, और वो प्लान बताएगा, और प्लान बताते बताते वो आपको आपकी कमियां गिनाएगा कि देखो इसमें ऐसा होता है, इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें ऐसा होता है, और लोगों अलग अलग तरीके से बताते हैं। जैसे एक आदमी मेरे पास आया, उसने कहा सर हमारे प्लान में एक माइनस पॉइंट है। मैंने कहा क्या माइनस पॉइंट है? सर हर महीने बिजनेस जीरो हो जाता है। मैंने कहा फिर? सर अभी मैंने एक प्लान देख के आया हूं, उसमें एक आदमी अगर 30% पे पहुंच गया तो जिंदगी भर 30% पे रहता है। मैंने कहा इससे क्या होता है? सर हमेशा 30% मिलेगा। मैंने कहा बेवकूफ आदमी, तुझे घुमा के चला गया, तुझे पता नहीं चला। अगर तू 30% पे हमेशा रहेगा तो तेरे नीचे वाला भी तो 28 पे जिंदगी भर ही रहेगा, तो डिफरेंस तो 2 ही मिलेगा। अब ये बात को घुमाने का तरीका, सामने वाले को बता रही कैसे कैसे किसी चीज को घुमाकर आपके सामने प्रस्तुत करेंगे और आपका खोपड़ा खाली करेंगे। इसलिए तुलनात्मक अध्ययन मत कीजिए। हाँ अगर करने का विचार है तो कंप्लीटली 3 महीने आरसीएम छोड़िए, आरसीएम नहीं करना, कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 महीने में कुछ बहुत भारी काम होगा, पूरा आरसीएम छोड़ दीजिए, फिर घूम घूम कर सारे प्लान देखिए। फिर जब भी कोई चालू करे उसके बाद किसी दूसरे प्लान को नहीं देखना, कसम खाना। जैसे एक बार शादी हो गई तो अब किसी को भी नहीं देखेंगे, ये आपको 7 वचनों में कहा जाता है। यस हेलो यस, हाँ हमारे हैं तब तक घूम घूम के देखे, जिधर घूमना है घूमो, तो जिधर जाओ। अब शादी होने के बाद देखना, ये तो बेवकूफ। यस आज तक एक बताता हूँ, बहुत जोरदार बात बताता हूँ। मेरी पूरी जिंदगी में सुनील जी मैंने डायरेक्ट सेलिंग की किसी भी कंपनी का प्लान ही नहीं देखा। यस, थोड़ा सोचो शुरुआती लेवल पे तो कितने लोग आए होंगे मेरे पास। सोचो ना जब बिना ऑफिस चालू किया होगा, जब मेरा 1000 का चेक आया होगा, फिर कितने लोग आए होंगे। मैंने आज दिन तक कोई प्लान ही नहीं देखा, मुझे पता ही नहीं प्लान होते क्या। को लोग कहते हैं सर हमारा बाइनरी है, कहता हमारा रिफाइनरी है। साला मुझे पता नहीं चला बाइनरी क्या होता है, रिफाइनरी क्या होता है। अभी तो हमारा प्लान पता है, दूसरे का प्लान पता ही नहीं, बाइनरी रिफाइनरी पता ही नहीं। आज दिन तक भी मुझे पता नहीं, लोग मुझे कंफ्यूज कर देते हैं सर आपका बाइनरी है कि रिफाइनरी। मैंने कहा सर मुझे पता नहीं, हमारा तो ये है, बस देख लो इसको, जो भी है इसको आप क्या कहते हैं, आप ही खुद ही डिसाइड कर लो, बाइनरी की रिफाइनरी, हमें पता। क्योंकि जब से आरसीएम चालू किया ना, कट्टर है। यस, शकल से ऐसा लगता है साला थप्पड़ मार देगा इसके पास वही प्लान लेके। हेलो मतलब सामने वाला घबराता मेरे को, कोई डाल देगा।
तो जब ये कट्टरपन होता है ना, तब आदमी एक ही विषय में परिपूर्ण होता है। नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे इधर से उधर, क्योंकि लोग बाग अलग अलग तरीके से समझाएंगे। यस सही बात को गलत बात को भी ऐसे प्रेजेंट करेंगे कि आपको लगेगा कि आप अपराधी। ट्रेनिंग खत्म नहीं हुई, थैंक यू मतलब भूख लग रही हो। सुनील जी ने इंतजाम किया।